हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने स्टार्ट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश पीरियड और इसमें हमने देखा था 36 नंबर क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन से। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग एसेशन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो हमें करेक्ट कोड चूज करना है। पहला है ब्रिटिश मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकेंड है 3 यूनिवर्सिटीज वे सेट अप एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा कोड जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो मैकाले माइन्यूट था एजुकेशन के लिए, वो के एंग्लिसिस सिस्टम को अपनाता है। ये भी हमने पिछले क्लास में देखा था। ओरिएंटलिस्ट सिस्टम को नहीं अपनाता है। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? जो एशियन कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं वो होते हैं ओरिएंटलिस्ट। उसके बाद आता है 1854 में आपका वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच में क्या होता है कि आपका जो हायर एजुकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। 3 यूनिवर्सिटीज वे सेटअप एट द कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे कोई कनेक्शन दिख रहा है कि इंस्ट्रक्शन होना चाहिए इंग्लिश में, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि ब्रिटिश ने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया था किसके द्वारा? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो आया था 1835 में, और उस टाइम उसको कौन एड कर रहे थे? मैकाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका मेनली क्या था कि जो वेस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी सुपरमेसी ज़्यादा है, उसकी डोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किए गए थे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में। और ये कब इस्टेब्लिश किए गए थे? आफ्टर द वुड्स डिस्पैच जो आया था एजुकेशन सिस्टम के लिए 1854 में। 1854 में कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे? कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसी ने रिकमेंडेशन किया था किसके लिए? इस्टेब्लिश करने के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ को। और 3 यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे इस्टेब्लिश होती है? कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे में। और ये रिकमेंड किया था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्राइमरी लेवल पे, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज को मतलब एजुकेशन जो सिस्टम होना चाहिए, जो मीडियम होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, वो होना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विलेज वे इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कैसे विलेजेस जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, वो हमें बताना है। विलेज लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंसी, विलेज पंचायत लॉस्ट देयर अथॉरिटी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। विलेज लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंसी। आपको पता है एक रॉ मटेरियल का मेन सोर्स सेंटर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? इंडिया हो जाता है। और जैसे ही रॉ मटेरियल का इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, तो अब रॉ मटेरियल से जो भी गुड्स बनेगा उसके लिए तो कोई मार्केट चाहिए, और मार्केट सबसे अच्छा कौन था? आपका इंडिया। जो भी कॉलोनी वो बना रहे थे एक्चुअली, या तो रॉ मटेरियल्स के लिए बना रहे थे, और या तो उसके गुड्स को, मतलब या तो मार्केट्स के लिए। और इस तरीके से बहुत सारे जो इंपोर्ट्स होने लगते हैं वहाँ से गुड्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंपोर्ट्स होने, उसके ऊपर कोई भी इंपोर्ट चार्ज नहीं लगता है। लेकिन जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे उनके ऊपर हाईली एक्सपोर्ट चार्ज लगने लगता है, जिससे जो यहाँ के जो क्राफ्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, हैंडमेड जो बने हुए रहते हैं, वो डिक्लाइन कर जाते हैं। और उनके डिक्लाइन के साथ ही क्या होने लगता है? यहाँ की जो सेल्फ सफिशिएंसी हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, और पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि ब्रिटिश जो गुड्स होते हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होकर आते हैं वो क्रिपल कर देते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को। और जो भी इंडस्ट्रियल, जो भी इस छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो कहाँ चले जाते हैं? विलेजेस चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई काम नहीं होते थे। और फिर वो किसके ऊपर डिपेंडेंट? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट। और ये क्रिएट करता है डिस्गाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, और वो इंक्रीज कर देते हैं किसको? पॉवर्टी को। और इस तरीके से जो विलेजेस होते हैं अपने सेल्फ सफिशिएंसी को क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। दूसरा, विलेज पंचायत लॉस्ट देयर अथॉरिटी ऑब्वियसली,
वो किसी के भी मतलब ऑथोरिटी तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के बाद, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो उनके पास ही होना था। और खास करके जब 1764 में क्या होता है, जब आपकी बक्सर वॉर होता है। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज, तो इकोनॉमिकली कौन सा रिजल्ट था 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल का, ये हमें बताना है। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रोन इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट नजर था। पहले तो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि कैसे एक्सपोर्ट अगर होगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का तो इंडियंस की कंडीशन तो अच्छी होगी ना। और कॉलोनियलिज्म के बाद यही तो मेन कंसिक्वेंस था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो होती है उनका जो इम्पोर्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ द इंडियन ओन फैक्ट्रीज, तो इंडियंस की कंडीशन तो अच्छी हो जाती है ना अगर ऐसा होता है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, बिल्कुल कॉमर्शलाइजेशन हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर का, क्योंकि कैश क्रॉप्स को उगाने के बाद कैश क्रॉप उगने लगते हैं, इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, नहीं रैपिड इंक्रीज अर्बन पॉपुलेशन नहीं होता है, रैपिड इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो अपने मतलब मैनुअली अगर कुछ बना रही थी वो सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर ने यहाँ पे आने लगता है। एक्सपोर्ट मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी इम्पोर्टेड गुड्स आने लगते हैं, और वो जब ज़्यादा आने लगते हैं तो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वैसे इंडस्ट्रीज बंद हो जाते हैं, और जो पीपल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रूरल एरिया में चले जाते हैं। तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स को उगाया जाता है। टी, कॉफी, इंडिगो, ओपियम, कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सारे ही उगाए जाते हैं। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रमोटेड इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया, व्हाट वाज देयर मेन रीजन, व्हाट रेज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो। तो इंडियन इंडिगो का डिमांड कैसे इंक्रीज करता है, इसके पीछे क्या मेन रीजन था, ये हमें बताना है। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन द इंग्लैंड। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जब कॉटन बनाया जाता है, कॉटन ग्रो करने लगता है मशीन्स के द्वारा, जब कॉटन बनाया जा रहा है तो उसको रिच कलर, क्योंकि इंडियन जो प्रोडक्ट होते थे काफ़ी रिच कलर होते थे तो वो काफ़ी अच्छा लगता था देखने में। लेकिन वहाँ पे जो यूरोपियन प्रोडक्ट होते तो वहाँ का जो कलर्स था वो उतना अच्छा नहीं होता था, जिसकी वजह से वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता था। लेकिन इंडियंस जो इंडिगो होते थे वो काफ़ी रिच कलर में होते थे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते थे, इसलिए बिल्कुल सही। एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 17th सेंचुरी में क्या होता है, जो इंग्लैंड होता है वो एक्सपीरियंस करता है क्या चीज़, लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये इस तरीके से टेक्सटाइल्स मिल्स का ओपन होता है, बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स, और ग्रेजुअली बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। और ये इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, इंडियन इंडिगो के रूप में एज ए डाई के रूप में। जबकि जो यूरोपियन जो कलर मिलते थे ऊट से वो अच्छे नहीं होते थे, या तो वो पेल होते थे या तो वो डल होते थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड इन द डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। तो कौन सा जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, ये हमें बताना है। पहला है ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन द ब्रिटिश टेरिटरीज। ब्रिटिश ऑफिशियल डिड नॉट पैटर्नाइज क्राफ्ट्समैन। ब्रिटिश प्रोहिबिटेड द एंट्री ऑफ मेनी टाइप्स of the Indian product. Indian products were not able to compete with the cheap products of the English. हमें बताना है कि क्या रीजन होता है डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन होने लगता है किसका, प्रिंसली स्टेट का, किस में, ब्रिटिश टेरिटरीज में। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, और इसके लिए तो बहुत सारी पॉलिसीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये आपको पता है, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं ब्रिटिशर्स की तरफ प्रिंसली स्टेट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश ऑफिशियल डिड नॉट पैटर्नाइज क्राफ्ट्समैन, ये भी बिल्कुल सही बात है, वो पैटर्नाइज ही नहीं करेंगे तो कैसे वो प्रमोट होगा। ब्रिटेन प्रोहिबिटेड द एंट्री ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ द इंडियन, और या तो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया एंट्री या तो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी ब्रिटेन में इंडियन प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा कर दिया, और इस वजह से क्या होता है कि वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं और उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट। इंडियन प्रोडक्ट्स वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द चीप प्रोडक्ट ऑफ द इंग्लिश, ये भी बिल्कुल
सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हाथ से बनाए जाते थे और वो मशीन्स के द्वारा बनते थे, तो मशीन्स के द्वारा बहुत ज़्यादा जो सामान होता था वो बन जाता था, जबकि हाथ से काफ़ी टाइम लगता था, तो वो उतने चिप नहीं हो पाते थे, जबकि जो मशीन मेड होते थे वो काफ़ी चिप होते थे। तो गवर्नमेंट सक्सेसफुली जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स को थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और एंट्री वो बंद कर देते हैं किसका, मेनी इंडियन प्रोडक्ट्स का यूरोपियन मार्केट में। विद द ब्रिटिश रूल, जो नवाब थे वो पहले क्या करते थे, मेन पैटर्न थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आती है वो जो होता है उनका जो पैटर्न मतलब पैटर्नाइज नहीं कर पाते, कौन, ब्रिटिशर्स, और देयर वाज नो वन टू प्रोटेक्ट द हैंडीक्राफ्ट्स। सिमिलरली डिसइंटीग्रेशन भी होने लगता है प्रिंसली स्टेट्स का, जो कि मेन कस्टमर होते हैं किसके, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के, और ऑब्वियसली वो कम्पीट भी नहीं करते मशीन मेड प्रोडक्ट से, जो कि चीप और ड्यूरेबल भी होते थे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो कॉमर्शियल पॉलिसी के रिगार्डिंग मतलब क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक थे उसके, ये हमें बताना है। इट एक्वायर्ड मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, इट यूटिलाइजेज द रेवेन्यू टू फाइनेंस इट्स export of Indian goods, laborers were forced to work in company at low wages, handicrafts products were promoted in England। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है रिगार्डिंग द कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। पहले बिल्कुल सही है कि वो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल करते थे किसके ऊपर, इंडियन ट्रेड्स के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। कि यूटिलाइज करते हैं किसको, रेवेन्यू टू फाइनेंस इट्स एक्सपोज टू ऑफ इंडियन गुड्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेबर्स वे फोर्स टू वर्क इन कंपनी एट लो बेसिस, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो प्रमोट करते हैं इंग्लैंड में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, तो कहाँ से, तो तब तो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी उसको ग्रो करनी चाहिए थे ना, लेकिन ये कॉमर्शियल पॉलिसी नहीं थी उनके, वो नहीं चाहते थे कि इंडियन जो इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, वो ग्रो करे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया को सिर्फ एक सप्लायर बना देती है, किस चीज़ का, रॉ मटेरियल्स का, और मार्केट बना देती है उनके जो सामान बना हुआ रहता है फाइनल प्रोडक्ट्स का। और इस तरीके से जो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रीज होता है वो काफ़ी फ्लरिश करने लगता है, वो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल करते हैं इंडियन ट्रेड्स के ऊपर, और इस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी की जो इंटरेस्ट होती है वो कम्प्लीटली इग्नोर कर दी जाती है। इंडियन एक्सपोर्ट्स बिकेम कॉस्टलियर इट डिमांड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, और जैसे ही वो कॉस्टली होगा तो ओब्वियसली उनका जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा, और ये क्या करेगा, फाइनली कोलैप्स कर देगा इंडियन इंडस्ट्रीज को। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो कौन सा रिजल्ट नहीं रहा है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स का, ये हमें बताना है। रुइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रुइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, रुइन ऑफ इंडियन ट्रेड, रुइन ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। ऑब्वियसली फ्यूडलिज्म ही तो नहीं था, बाकी सब तो था ही। इंडियन एग्रीकल्चर को रुइन कर दिया उन्होंने, कॉमर्शलाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज को कर दिया, ट्रेड को भी कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। इंडिया इज रिमेंबर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कॉलोनी, क्यों, क्योंकि इसकी साइज बड़ी थी और ये काफ़ी रिच माने जाते थे। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इन 18th सेंचुरी इन बंगाल वॉज। तो डिक्लाइन क्या था, रीज़न क्या था टेक्सटाइल के डिक्लाइन का बंगाल में 18th सेंचुरी में, ये हमें बताना है। डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, नॉन अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हाई टैरिफ रेट्स ऑन द एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन, नॉन अवेबिलिटी ऑफ क्राफ्ट्समैन। ऑब्वियसली डिक्लाइन, क्वालिटी तो डिक्लाइन नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी थी कॉटन्स की वो काफ़ी फेमस थी इंटरनेशनल रीजन में। तो बिल्कुल नॉन अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉटन का मेन प्रोड्यूसिंग रीजन है बंगाल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाई टैरिफ रेट्स उस टाइम पे मेन प्रोड्यूसिंग रीजन हुआ करता था, बंगाल वाला रीजन, मेनली बांग्लादेश वाला रीजन, तो बिल्कुल ये तो होना ही नहीं चाहिए। हाई टैरिफ रेट्स ऑन द एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन, बिल्कुल यही रीज़न था, क्योंकि उन्होंने हाई टैरिफ लगा दिया था, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स जाए, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते थे, काफ़ी देखने में अच्छे लगते थे, उनका मार्केट बहुत अच्छा था, लेकिन उनको इंडियन प्रोडक्ट मार्केट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। नॉन अवेबिलिटी ऑफ क्राफ्ट्समैन, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। बिफोर द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, द इंडियन कॉटन प्रोडक्ट्स वर हाई इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। तो इंडियन प्रोडक्ट्स का अपना एक डिमांड था कहाँ पे, यूरोपियन मार्केट में। और ये क्या करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पे
हाई टैरिफ लगा देते हैं और इस तरीके से जो इंडियन प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। ये हमने कई बार डिस्कस किया। और वो ब्रिटिश टेक्सटाइल को वो फ्लड कर देते हैं कहाँ पे, इंडियन मार्केट्स में, और वो काफ़ी चीप होती है क्योंकि वो मशीन मेड होती है। 45th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द 17th एंड 18th सेंचुरी हैड अर्न फेम द मेन यार्ड्स ऑफ द शिप बिल्डिंग वेयर। तो 17th 18th सेंचुरी में जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो अर्न करती हैं फेम को, और उनका मेन यार्ड शिप बिल्डिंग का कहाँ पे था ये हमें बताना है। गोवा, सूरत, लखनऊ एंड हैदराबाद, ये हमें बताना है। तो वो है आपका गोवा और दूसरा है आपका सूरत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, कि गोवा और सूरत जो है वो मेन यार्ड्स थे किसके लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। और वो कहाँ पे लोकेटेड आपको पता है, गोवा भी है आपका वेस्टर्न पार्ट में, सूरत गुजरात में है वो भी वेस्टर्न पार्ट में लिखे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते थे किसके लिए, प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को। गोवा अभी भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट है। गुजरात में भी कांडला आपको पता है इंपॉर्टेंट पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मुंबई में, जिसको नहावा शॉ भी कहते हैं। उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में आपको हल्दिया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में और कौन कौन से पोर्ट है। कोची पोर्ट केरला में है। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और ये ईस्टर्न पार्ट में नहीं है एक्चुअली, कोची पोर्ट वेस्टर्न पार्ट में, केरला वेस्टर्न पार्ट में है ना। During British period, muslin was one of the most important trading commodities. Which one of the following was the most important center for muslin in India? तो मसलिन का इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा था, क्योंकि मसलिन जो थी वो इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी ब्रिटिश पीरियड में। तो मसलिन का जो इंपॉर्टेंट सेंटर था वो है ढाका। ढाका आपको पता है अभी बांग्लादेश का राजधानी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्ड मसलिन जो है वो किसके लिए यूज़ किया था, फाइनली जो ओवन टेक्सटाइल होते थे उनको कहा जाता था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कमोडिटीज ये हुआ करता था। आर्मेनियन मर्चेंट जो थे वो ट्रेड किया करते थे किसको, बंगाल से मसलिन को, और वो कहाँ लेके जाते थे, सीरिया में। मसलिन बिजनेस एक्सपेंडेड मेनी यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, और इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं वो फैक्ट्रीज को कहाँ पे, ढाका में। डच मेड देयर फैक्ट्री इन 1663। डच जो है अपनी फैक्ट्री कहाँ कब बस इस्टेब्लिश करते हैं, 1663 में, ब्रिटिश 1669 में, फ्रेंच 1682 में। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ढाका को बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर एट दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 47th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज। तो यहाँ पर है कि देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज। तो क्यों नहीं होता, absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preferences of rich to invest in land। तो क्यों नहीं होते इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होते ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बिकॉज ऑफ absence of heavy industries, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं था। scarcity of foreign capital बिल्कुल ऐसा नहीं था, scarcity of natural resources ये भी नहीं था, preferences of rich to invest in land ये भी नहीं था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देयर वाज absence ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। Establishment of few manufacturing unit here and there was not substitute to near wholesale displacement of the country's traditional handicraft। आप ध्यान रखिए हैवी इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट से क्या होता है, मान जो कोई हैवी इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो मिनी इंडस्ट्रीज भी होंगे, उसके लिए जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगे। मान जो मैं अगर आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज की ही बात करूँ, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहीं ना कहीं आसपास में आपको कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज होना चाहिए। उसके बाद आयरन ओर बेस्ड रीजन होना चाहिए जहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग हो, कोल बेस्ड होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रिवर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये सब क्या प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, एक ग्रोथ पोल को क्रिएट करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन से, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।